बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए नए पाकिस्तानी प्रेम की और उससे भारत के लिए पैदा हुई चुनौतियों की, और भारत को आगे क्या रास्ता अपनाना चाहिए इसकी भी। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान के फिर से अमेरिका पहुंचे और अमेरिका की जमीन से उन्होंने आधी दुनिया पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। कहा कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत को उन्होंने मर्सिडीज बताया, एक उपमा पेश की उसमें, और पाकिस्तान को डंप ट्रक। लेकिन ये धमकी दी कि टक्कर होने पर मर्सिडीज का नुकसान होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया, आप जानते हैं, जबकि भारत पर अब 25+25 यानी 50% टैरिफ हो गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए वाकई ये ट्रेड का मसला है या ये मसला उनके व्यक्तिगत ईगो का है? उनके पाकिस्तान प्रेम के पीछे अपने परिवार को फायदा देने वाली क्रिप्टो डील है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रेजेंस को आउटसोर्स करने का क्रेजी विचार है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे नेता नगरी के इस सत्र में। अमेरिका अगर पाकिस्तान को शह देगा, शरण देगा, तो भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं, भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? इस विषय में बात करने के लिए हमारे पास जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मुक्तदर खान, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। विवेक काटजू जी जुड़े हैं, एक्स इंडियन एम्बेसडर, आप उन्हें जानते हैं, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे। कंधार विमान अपहरण और आगरा समिट में जो कुछ हुआ उसकी आंखों देखी इनके सामने ही घटी। अमेरिका में भी पोस्टेड रहे हैं, विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम किया है। सर, स्वागत आपका भी। और हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं कमलेश किशोर सिंह, तीन ताल के अपने ताऊ, न्यूज़ डायरेक्टर हैं आप इंडिया टुडे में। विवेक काटजू जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप 7 साल पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने झूठ के अलावा कभी भी कुछ नहीं दिया और सिर्फ आतंकियों को पनाह दी। अभी मौजूदा स्थिति को हम देखें तो पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के डी फैक्टो लीडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका होकर के आए हैं और उनके लिए कारपेट और फूल बिछाए गए हैं। ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच एक सीधे चैनल की स्थापना, एक डायरेक्ट चैनल का स्थापित होना, क्या ये एक टेम्परेरी घटना है, अस्थायी चीज है, या इसको एक न्यू नॉर्मल मान करके भारत को आगे बढ़ना चाहिए? वेयर डू यू थिंक इट विल लीड टू? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिकी विदेश नीति दक्षिण एशिया के प्रति तब्दील हो रही है, और वो जो पिछले 4 साल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में जो अमेरिका का रवैया था इस्लामाबाद के प्रति और रावलपिंडी के प्रति, उसमें अब एक नया मोड़ आया। और एक प्रकार से जो एक परंपरागत नीति थी अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ, उसकी ओर वो अब जा रही। अमेरिका ने, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात आपने आसिम मुनीर साहब की, तो अगर आप इतिहास के पन्ने देखें तो उससे यही लगता है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना को प्राथमिकता। अमेरिका ने हमेशा ये माना कि अगर पाकिस्तान में कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सबसे स्टेबल है और जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो वो पाकिस्तान की फौज है। और उसने पाकिस्तान की फौज को हमेशा इनकरेज किया, उसको सपोर्ट किया। हाँ, ये जरूर है कि पहली एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ट्रंप साहब जरा क्रोधित थे फौज से, क्योंकि वो चाहते थे कि फौज का रुख अफगानिस्तान की ओर और अफगान तालिबान की ओर एक हो, और इसलिए उन्होंने ट्वीट भी किए, जिसका आपने जिन ट्वीटों की तरफ इशारा किया। लेकिन उसके बावजूद वो फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान का सहारा उनको लेना ही पड़ेगा, और उसका नतीजा हुआ कि 29 फरवरी 2020 में अमेरिका और अफगानी तालिबान के बीच में एक समझौता हो गया, और उसी के कारणवश
मेरा मानना है कि अफगानी तालिबान वापस काबुल की गद्दी पे बैठ गए। अब यह अलग बात है कि आज के दिन अफगानी तालिबान और इस्लामाबाद के बीच में एक खाई है, और वो खाई चाहे कुछ भी कोशिश हो इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की तरफ से, वो खाई बढ़ती जाए। तो पहली तो बात ये हुई। इसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं उस जॉइंट स्टेटमेंट पर जिस पर भारत में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मुझे मालूम नहीं क्यों। और वो जॉइंट स्टेटमेंट है 25 जुलाई की, जब और स्टेट डिपार्टमेंट ने, सॉरी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, मैं गलत हूं, स्टेटमेंट है 25 जुलाई 2025 की, और स्टेट डिपार्टमेंट में ने इशू करी। और वो जॉइंट स्टेटमेंट इशाक दर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बातचीत के बाद उस जॉइंट स्टेटमेंट में एक वाक्य है जो कि मेरी समझ में बहुत महत्वपूर्ण है। वो वाक्य है कि अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट किए हैं मीडिएशन ऑफ कॉन्वर्सेशंस विथ ईरान। तो एक किस्म से पाकिस्तान का रोल पर्दे के पीछे ही हो, लेकिन अमेरिका और ईरान को की बातचीत चालू रहे, उसमें हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया ईरान पे, इजराइल का हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई ईरान से हुई, फिर सीज फायर हुआ, और अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं, उसमें हम जा सकते हैं। आखिरी नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा वो ये कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान को पूर्ण रूप से, जैसे कि हो रहा था इन आखिरी चंद सालों में, ये पूर्ण रूप से चीन की गोदी में जाके बैठा था। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हैं और भी मजबूत होंगे आने वाले वर्षों, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसका रोल भी बना रहे या फिर से कायम हो पाकिस्तान में। अब आखिरी बात मैं जो इस वक्त आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे ये दिख रहा है कि अमेरिका एक किस्म से पुरानी नीति पे चला गया है, वो ये कि भारत के पश्चिम पड़ोस में तो वो पाकिस्तान को प्राथमिकता देगा, और इंडो पैसिफिक रीजन में वो चाहता है कि भारत अपना रोल अमेरिकी सहायता, जिसमें भारत की सहायता अमेरिका को हो, वो कायम। प्रोफेसर खान, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये थोड़ा सा समझाएं कि क्या ये माना जाए कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो भौगोलिक स्थिति है पाकिस्तान की, वो अब उसकी वजह से वो अमेरिका की मजबूरी बन गया है, क्योंकि यूएसएसआर के खिलाफ लड़ना है तब पाकिस्तान का साथ चाहिए, ईरान पर दबाव बनाना है तब पाकिस्तान का साथ चाहिए, तालिबान से लड़ाई लड़नी है तब पाकिस्तानी हुकूमत का साथ चाहिए। और क्या संभवतः जो बात रह गई पहले सवाल में कि भारत पर अगर दबाव की राजनीति करनी है, ये दर्शाना है कि भारत से पिस्ड है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, तब भी आप पाकिस्तान को किसी तरीके से इस्तेमाल करें। तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से मजबूरी है या इससे बड़े हित हैं आपकी नज़र में? देखिए, ये बात हमेशा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल की जाती है कि उसका जोग्राफिकल लोकेशन एक बहुत स्ट्रेटेजिक है और उसका वो बहुत सही इस्तेमाल करता है। देखिए, जहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, वहाँ पे ज्योग्राफी इज क्रिटिकल टू जियोपॉलिटिक्स। द जियो इज अबाउट ज्योग्राफी।
और अगर आपको इंडो पैसिफिक की बात करें तो वो भी इज ए जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, और इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन के वजह से इंडिया बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडो पैसिफिक और द क्वाड। तो मुल्कों की जो ज्योग्राफिक लोकेशन होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं, इट प्लेज अ रोल इन द ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थियरी के डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को ट्रोल करना चाह रहे हैं इसलिए ही इज गेटिंग फ्रेंडलियर विद पाकिस्तान, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से एग्जैजरेटेड है और मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन वो जो ट्वीट सोशल ट्रूथ पे जो पोस्ट थी डोनाल्ड ट्रंप की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तेल ढूंढेंगे और तेल निकालेंगे और फिर तेल शायद इंडिया को भी बेचेंगे, सो देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ ट्रोलिंग वहां यकीनन। लेकिन अगर आप एक्चुअली इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू से देखें तो जब पहली बार जब इन्होंने अनाउंस किया था कि हम फॉरेन एड पूरी तरह से रोक रहे हैं, वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शंस था पाकिस्तान, जिसमें कुछ $397 मिलियन की उन्होंने पाकिस्तान को एड दी थी, ये कहकर के ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद इट। वो F-16 की मेंटेनेंस के लिए था, सो इट वाज मोर लाइक अ सब्सिडी, बट लेकिन वो एक्सेप्शन वो पाकिस्तान को दिए थे। दिस very early on in the Trump administration। फिर उसके बाद जब मार्च की शायद 4 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस किया तो उसमें ही स्पेसिफिकली थैंक पाकिस्तान फॉर इट्स हेल्प टू फाइंड शरफुद्दीन, जो आईसिस खुरासान से मुंसलिक टेररिस्ट हैं, जो एबी गेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर कई अमेरिकन मरीन्स मारे गए थे। तो उसकी जो इनसाइड स्टोरी ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया था कि दे वांटेड दिस टेररिस्ट। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है कि ही वांट्स क्विक विंस एंड ही वांट्स बिग विंस, और उनको मुझे लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज बनने का शौक बन गया है, लाइक ही वांट्स टू बी ए ब्रेकिंग न्यूज, इसलिए भी वो सीज फायर पहले रिपोर्ट कर देते हैं, ही रिपोर्ट्स थिंग्स इवन बिफोर दे आर कुक्ड, यानी पूरी खिचड़ी पकने से पहले उसको सर्व करने चले जाते हैं वो। सो ही वांटेड सम वेरी क्विक बिग न्यूज, और वो दे रीच्ड आउट टू अदर पीपल, और उसमें पाकिस्तान के पास भी गए और बोले हमको वो आईसिस खुरासान का टेररिस्ट, कैन यू find him for us? So apparently Asim Munir personally got involved in that project. They found him विदाउट यूएस इंटेलिजेंस, फिर उसको उन्होंने पकड़ा और फिर उसको अमेरिका को ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया, दे हैंडेड हिम ओवर टू द यूएस। तो वो अब यूएस कस्टडी में है, वो शरफुद्दीन है शायद उसका नाम। तो उस वहां से आई थिंक जो पाकिस्तान की तरफ नेगेटिव परसेप्शन था डोनाल्ड ट्रंप का इन द फर्स्ट टर्म, वो बदल कर इट बिकेम ए बिट मोर पॉजिटिव, बिकॉज दे गेव हिम द फर्स्ट विन इंटरनेशनल फोरम पे, आप कह सकते हैं, विच ही वाज ब्रैगिंग अबाउट इन हिज जॉइंट स्पीच पार्लियामेंट के लिए। फिर उसके बाद से मुसलसिल जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स वगैरह हुए हैं आसिम मुनीर वगैरह के साथ, मुझे लगता है कि जो आसिम मुनीर के साथ जो मीटिंग हुई, which is a very unusual, unprecedented meeting, a president meeting the head of the army of another country without civilian leadership, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज प्रोबेबली ट्राइंग टू प्रिपेयर ए सरप्राइज फॉर मोदी जी, कि वो आ जाए वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में और ये सरप्राइज कर दें कि भाई टेबल इज नॉट फॉर 2 बट टेबल इज फॉर 3 परहैप्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शायद आसिम मुनीर वाज इनवाइटेड, बट उसके बाद से एंगेजमेंट्स मुसलसिल होते जा रहे हैं। जैसा विवेक साहब ने बताया कि इसाक डार की रूबियो के साथ मुलाकात हुई, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि शायद रूबियो इसी महीने जाएंगे पाकिस्तान, बट जो समिट वो 12 अगस्त को हो गई, उसमें वो नहीं गए थे। काउंटर टेररिज्म की जो मीटिंग हुई दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में, बट देयर वाज लॉट ऑफ रूमर्स दैट ही माइट गो फॉर दैट मीटिंग। फिर उसके बाद इस तरह से जो मीटिंग्स होने लगी, आसिम मुनीर साहब दोबारा आए, सो देयर सीम्स टू बी समथिंग गोइंग ऑन, और जो ऑस्टेंसिबल जो वजूहात दिए गए वो मुझे परसुएसिव नहीं लगते। देखिए, जो काउंटर टेररिज्म का कोऑपरेशन हो रहा, जो थ्रेट्स साइट किए जा रहे हैं, उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईसिस खुरासान को नेम किया है। बट आईसिस खुरासान और अलकायदा अब उतना थ्रेट नहीं पोज करते अमेरिका को कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को इतना एलिवेट करे।
So so there is something more going on that is not very clear अभी दोनों की तरफ से, बट ये बात यकीनन है कि पाकिस्तान हैज बेनिफिटेड। पाकिस्तान को साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ रेट मिला है, पाकिस्तान को 19%, बांग्लादेश श्रीलंका 20% और भारत को तो आप लोग जानते ही हैं 25 + 25% टैरिफ लग गया है, विच इज गिवन पाकिस्तान शॉर्ट टर्म कहिए लेकिन एक एक्सपोर्ट एडवांटेज इनटू द यूएस मार्केट, खासतौर से गारमेंट्स के इलाके में। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को एक और चीज हमें याद रखना चाहिए कि दिस में नॉट बी कॉजल रिलेशनशिप, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड हो रहे हैं, नॉट नेसेसरीली कि इन दोनों में ताल्लुक हो। जैसा इंडिया कहता है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं, हम क्वाड में भी है, हम ब्रिक्स में भी हैं, तो उसी तरह से अमेरिका इज ऑल्सो एक्सरसाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि वो भारत के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहता है और पाकिस्तान से। लेकिन उसका नतीजा जो हो रहा है, जो अमेरिका की जो आउटरीच कहिए पाकिस्तान के लिए, उससे 2-3 चीजें ऐसे हो रहे हैं जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर और इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज पे काफी गहरा असर हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, सडनली पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसे हैप्पी प्लेस में फाइंड करता है कि दुनिया के जो 2 सुपर पावर्स है वो दोनों के साथ अचानक उसके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, अमेरिका और चाइना के साथ। तो उनकी अगर आप देखें तो दे आर सिटिंग वेरी प्रिटी बिकॉज चाइना भी उनके साथ फेवरेबल है एंड चाइना प्रूव्ड उस कमिटमेंट टू पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियल लाइव इंटेलिजेंस शेयरिंग, पाकिस्तान को उन्होंने हथियार पहले भी पहुंचा दिए थे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले PL-15 के कंसाइनमेंट्स गए थे वहां पर। सो पाकिस्तान सडनली फाइंड्स इटसेल्फ इन अ हैप्पी प्लेस के अमेरिका भी इनायतें कर रहा है, चाइना भी इनायतें कर रहा है, चाइना CPEC एक्सटेंड कर रहा है, which means the commitment to investments in Pakistan has not been withdrawn। और एक तरह से जो साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप बाय रीचिंग आउट टू पाकिस्तान एंड आल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया। तो ये एक परेशानी की बात है। दूसरी जो मिडिल ईस्ट की जो बात विवेक साहब ने कहा कि परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ये पाकिस्तान विल बी ए विंडो इनटू द मिडिल ईस्ट, वो यकीनन सही है। जब आसिम मुनीर के साथ जो लंच हुआ था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से ईरान के ताल्लुक से पूछा था। तो खबर ये है कि आसिम मुनीर हैज एडवाइज्ड डोनाल्ड ट्रंप कि आप डू नॉट परस्यू रिजीम चेंज इन ईरान बिकॉज ये खित्ते के लिए भी और आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। एंड देयर इज चैटर इन वॉशिंगटन में, यहाँ पे चर्चा ये है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इनिशियल पोजीशन थी टुवर्ड्स रिजीम चेंज वो आसिम मुनीर की वजह से वो बदल गई है। एंड दैट इफ दैट इज ट्रू then it is like a master stroke, क्योंकि आसिम मुनीर has now made both ईरान एंड अमेरिका हैप्पी। ईरान इसलिए कि वो रिजीम चेंज के खिलाफ एडवाइस दिए डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कि ही इज गेटिंग इनसाइट्स ऑन ईरान व्हिच ही इज नॉट गेटिंग फ्रॉम इजराइल। तो मुझे लगता है कि दैट इज व्हाई आल्सो ईरान, मतलब मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा नुक्ता है, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। ये है कि देयर इज आल्सो एक कंसर्न कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए कमिट कर दिया है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करते हुए, ओमान को, UAE को, कतर को। नाउ देयर इज ए आइडिया वॉशिंगटन में फ्लोट हो रहा है कि क्या हम इसको आउटसोर्स कर दें, यानी 300 बिलियन खर्च करने के बजाय क्या हम 30 बिलियन देकर पाकिस्तान से ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के फोर्सेस वापस आ जाएं सऊदी अरेबिया में, जैसा वो 1960s में हुआ करते थे। जियाउल हक वाज पोस्टेड इन पाकिस्तान फॉर मेनी इयर्स विद 50,000 की ट्रूप्स। तो ये आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं, दे आर नॉट वेरी कॉन्क्रीट एट द मोमेंट, बट उसका फायदा पाकिस्तान इज मेकिंग, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहा है, और दैट इज वेयर वी आर एट द मोमेंट। जी, मैं आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के सामने अमेरिका में स्पीच दी, उसमें जो बातें कहीं उस पर आऊँगा, और आसिम मुनीर कैसे इतने ताकतवर हो गए पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक हालात के अलावा उसमें किन चीज़ों का योगदान है उस पर भी। लेकिन 2-3 चीज़ों का जिक्र चूँकि आपने किया,
प्रवीण स्वामी द प्रिंट के लिए यही बात लिखते हैं कि एक थ्योरी ये है कि पाकिस्तानी सेना, अमेरिका संभवतः ये चाहता है कि पाकिस्तानी सेना मिडिल ईस्ट में उन जगहों पर तैनात हो जाए जहां अमेरिकन बेसिस हैं और जहां बहुत खर्चा अमेरिका को करना पड़ रहा है, जस्ट अ थ्योरी। लेकिन जो ये बात है कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसा मुल्क है जिसके रिश्ते चीन से और अमेरिका दोनों से अच्छे हैं। कमलेश जी, वो ये ब्रिज स्टेट कब तक पाकिस्तान बना रह पाएगा? क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना लंबे समय में, चीन का ऑलरेडी निवेश है, सीपीईसी में चीन ने निवेश किया हुआ है, उसके स्टेक्स हैं, अमेरिका अब पाकिस्तान में निवेश करना शुरू करेगा अगर चीज़ें ठीक रहीं तो किसी एक से तो बेवफाई करनी ही होगी। ये दो माशूकाओं का जो मसला है ये बहुत लंबा कैसे चलेगा? आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान दो माशूकाओं से नहीं निभा सके। उनकी पूरी हिस्ट्री रही है एक डबल गेम खेलने में, एक डिप्लोमेटिक डबल गेम वो करते रहे हैं, कई बार पकड़े गए हैं, जैसे कि अमेरिकी प्रशासन ने उनको सीधे सीधे पकड़ा और ऐसा कहा इन वर्ड्स कि आपने हमें बहुत दिनों तक एक तरह से कहे कि सपने दिखा के रखा था, जबकि आप तालिबान के साथ फुटसी कर रहे थे और हमसे आप पैसे भी ले रहे थे तालिबान से लड़ने के लिए, हमसे हथियार भी ले रहे थे। तो ये उनका अनुभव रहा है पीछे का। अभी वो जैसा डॉक्टर खान ने कहा कि वो एक बहुत हैप्पी प्लेस में है। इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो कोई अमेरिका जैसे राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं बदल जाती जिस तरह से सीधे एकदम पलट गई है भारत के प्रति, और पाकिस्तान के प्रति तो उतना नहीं, भारत के प्रति, क्योंकि भारत को एक जियो स्ट्रेटेजिक एलाई के रूप में देखा जा रहा था, देखा जाता है अभी भी। पर जिस तरह के बयान और जिस तरह के स्टेप्स डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, स्पेशली विज़ावी पाकिस्तान, जिसमें जो हाइफनेशन हमने क्या कहें दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके, अकेले भारत ने नहीं, रिमूव किया था, उसको रीएस्टैब्लिश फॉर्मली किया जा रहा है। इस हद तक कि चलो हम एक लश्कर के आउटफिट को यहाँ पर टेररिस्ट घोषित करेंगे तो उसके एवज में पाकिस्तान में भी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम वो पुराने दिनों में जा रहे हैं कि अगर यहाँ न्यू दिल्ली में लैंड करना है तो इस्लामाबाद में भी लैंड करना है। वो जो हैफनेशन है उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश है। पर जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कोई यूएस जैसे स्टेट की पॉलिसी यूं बदल जाए, उसमें क्या हुआ है, मैं ऑकम्स रेजर ही यूज करूंगा कि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। वहां पे एक आदमी में परिवर्तन आया है, अमेरिका की व्यवस्था नहीं बदल गई है, एक आदमी है जो बदला है और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके पर्सनल कुछ गोल्स हैं उससे ड्राइव होता है मोर देन कि अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ चले जाएंगे किसी दिन, पर उस आदमी का पर्सनल एम्बिशन जो है वो नोबेल प्राइज हो, वो अपने आप को एक, बिकॉज उसका ये बिलीफ रहा है कि टैरिफ इज द सॉल्यूशन टू अमेरिकाज जो एक जीडीपी में जो डेफिसिट है उनका, ट्रेड डेफिसिट जो पूरी दुनिया के साथ चल रहा है, उसका सॉल्यूशन टैरिफ ही है। तो इस तरह के जो बिलीफ हैं उसके, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो आदमी अब इस पूरे प्रशासन को अपने इन ड्रीम्स को अचीव करने में लगा हुआ है। और ये देखिए मतलब हास्यास्पद लगता है कि जिस तरह से वो नोबेल प्राइज को चेज कर रहे हैं, कोई राष्ट्रपति ऐसे नहीं करता। ओबामा को मिला था पर ओबामा को दिया गया था, उसने इस तरह का एक कैंपेन नहीं लागू किया था कि व्हाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हों डिमांडिंग द मेडल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, वो नोबेल प्राइज क्या है उसके सामने, वो बहुत बड़ी चीज है। पर वो पर्सनल, दूसरा एक पर्सनल करप्शन का भी एंगल है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बोलने में अच्छा नहीं लगता है पर हकीकत है कि उनके आसपास भी ऐसे लोग हैं और वो स्वयं मतलब वो अमेरिका में शायद मुझ पर मुकदमा हो जाए, पर मैं बोल सकता हूं कि एक साइड है उसका, बहुत ग्रे साइड है, जिसमें पाकिस्तान ने अर्ली मूव किया और उसको समझा कि पर्सनल जो इनके इंटरेस्ट हैं उसको भी टेक केयर करना चाहिए। वो जहां से भी लेसन लिया हो उन्होंने, तो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी वाला वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल हो जो एकदम बंकम लग रहा है अभी तो, और फिर पर्सनली उनको ये पुश करना, उनका नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना। जिस तरह से उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान में व्हाइट हाउस के अंदर एक फोटो खिंचवा लिया, दोनों को ऊपर करके कोई डील साइन करवा लिया, वो कोशिश उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ की
और वो सारा ड्रामा जो है वो नहीं हो पा, मतलब इनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि एक प्लेयर जो है बैकआउट कर गया। मोदी जी वहां नहीं गए, उन्होंने कहा कि मुझे क्रोएशिया जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है और भी मीटिंग्स हैं। ये अक्सर नहीं होता है कि आप व्हाइट हाउस के का इनविटेशन लंच का ठुकरा दें, और भारत के प्रधानमंत्री ऐसा शायद नहीं करते, पर ऑब्वियसली खबर लग गई थी इनको भी कि किस तरह का गेम होने वाला है। तो हमें इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति को भी केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि उसी के आने से सब कुछ बदला है। ये सब क्वाड और भारत एक हमारा एक तरह से कहें कि वर्ल्ड को बैलेंस करने में चाइना के राइज के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला था, और ये 25 साल से इस पर काम हो रहा था। वही यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा था। वो स्टेट डिपार्टमेंट सडनली हॉस्टाइल बयान और तरह तरह की बातें करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इवन इफ यू डोंट गिव देम ग्रेट वैल्यू, सवाल है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। इस नजरिए से अगर देखें तो हमको वही देखना पड़ेगा कि वो आदमी है, वो 3 साल के लिए है। द सिस्टम विल चेंज अगेन एंड द डैमेज ही विल डू, जितना डैमेज होगा उसको पता नहीं रिपेयर करने में कितना टाइम लगे, पर सेम चीज पाकिस्तान पे लागू होती है ना। आसिम मुनीर साहब अभी फील्ड मार्शल हैं और वहां के सर्वशक्तिमान एक फिगर है, पर आसिम मुनीर साहब का जो अरेंजमेंट है वहां की गवर्नमेंट के साथ, जहां पे कि मिलिट्री पावर शेयर नहीं कर रही है, एक सिविलियन गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर एक आदमी कर रहा है मिलिट्री का। सारे कमांडर पावरफुल नहीं है, मिलिट्री का रूल नहीं है वहां पे, जो मार्शल लॉ जिसको कहते हैं वो नहीं है सिविलियन गवर्नमेंट, बट एक आदमी उसमें से एक्सेसिव पावर शेयर कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी तो माहौल होगा उन्हीं की टीम में। और ये अब और वहां पे जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। जो भी इस तरह के लोग रहे हैं उनको एग्जाइल का सामना करना पड़ा है या उससे भी बुरी हालत हुई है। तो आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं और अभी एक हाई हॉर्स पे बैठे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो बहुत बड़े वीर हैं और उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में संबंध सुधार दिए और भारत के साथ युद्ध किया। बहुत वो जो ये जो ड्रामा है, ये जो परसेप्शन है, इसको पाकिस्तान के अंदर ही गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लग सकता है। इस तरह के वहां पे तत्व हैं, इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इसके खिलाफ काम करेंगे। तो आप दोनों तरफ देख लें, ये व्यक्ति केंद्रित है, ये व्यक्ति केंद्रित है पाकिस्तान की तरफ से भी और वहां से भी। ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पर्सन के द्वारा क्रिएट किया हुआ सिचुएशन यहाँ है और एक पर्सन के द्वारा क्रिएट किया गया सिचुएशन यहाँ है। ठीक है, पीपल आर टेम्पररी। काजू साहब, यही अगर उस व्यक्ति की बात करें, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो इसमें 2-3 बातें समझ में आती हैं कि ट्रंप की नज़र किस पर हो सकती है। एक, उन्होंने कहा कि जो उनके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके बारे में करप्शन से जुड़े हुए आरोप हैं, या पाकिस्तान से जो क्रिप्टो डील की एक अमेरिकन कंपनी में जिसमें 60% स्टेक डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का है, या वो जिस मैसिव ऑयल रिजर्व की बात करते हैं जो पाकिस्तान में है उस पर उनकी नज़र है, या रेयर अर्थ मिनरल्स की बात ज़्यादा है क्योंकि अब चीन से ट्रेड अच्छा नहीं चल रहा है, या चूंकि आपने इतने लंबे समय तक आपका फॉरेन पॉलिसी का अनुभव है, या आपको लगता है कि ये एक व्यक्ति के ईगो मसाज की बात अधिक है? कौन से देशों पर उन्होंने टैरिफ कम लगाया है? उन देशों पर टैरिफ कम लगाया है जो उनके नोबेल प्राइज की अनुशंसा कर चुके हैं, उसकी सिफारिश कर चुके हैं कि उनको मिलना चाहिए, जो उनकी प्रशंसा करते हैं। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा में भी प्रवीण स्वामी की रिपोर्ट कहती है कि आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमारी कोई मदद करता है या कोई अच्छा काम करता है तो हम कंजूस नहीं हैं, हम खुल करके प्रशंसा करते हैं। क्या ये बात ईगो मसाज की हो सकती है या ट्रंप के विजन की समस्याएं हैं? मेरा अपना अनुभव तो यह है कि राष्ट्रों के हित जो हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। अब 2-3 नुक्तों पर मैं रिएक्ट करना चाहता हूं जी, जो कि कमलेश साहब ने कहा और जो कि खान साहब ने भी कहा। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्ग पर हमेशा हावी रही। पाकिस्तान की नीतियां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बनाती है और उस इस्टेब्लिश में अहम रोल पाकिस्तान की फौज का रहता है। पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल भी है और पॉलिटिकल भी है।
और अगर आप इस वक्त और प्रोफेशनल फौज की हैसियत से वो अपने चीफ के खिलाफ कभी भी नहीं जाते। अब चीफ, ये एक आयरनी है कि चीफ का सिलेक्शन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन एक बार जब चीफ नियुक्त हो जाता है तो वो फौज जो है उसके अधीन हो जाती है और उसके जनरल साहबान जितने भी हैं वो उसकी बात मानते हैं। हाँ, राय जरूर देते हैं। कोर कमांडर्स की जब मीटिंग होती है तो एक समझिए एक प्रकार का मेरा मानना है कि वो पाकिस्तान की असल कैबिनेट है और उसमें बातचीत होती है, राय मशवरा होता है, लेकिन जो फैसला वहां के फौजी आर्मी चीफ करते हैं, फौजी चीफ करते हैं, वही फैसला पे चालू होता है। तो आसिम मुनीर इस वक्त उनको एक व्यक्ति के रूप में कम देखना चाहिए, उनको एक आर्मी चीफ के रूप में ज्यादा देखना चाहिए। और जब वो बोल रहे हैं या कुछ नुक्ता रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो आर्मी चीफ की हैसियत से रखते हैं। और इस वक्त शहबाज शरीफ हों या और पॉलिटिकल एक्टर्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक मुश्किल आसिम मुनीर के सामने भी इस वक्त है, और वो मुश्किल ये है कि उन्होंने हर सूरत प्रयत्न कर लिया, लेकिन अभी भी इमरान खान एक कांटे की तरह उनकी एड़ी में चुभा हुआ है। वो इमरान जेल में है 2 साल से और मुझे नहीं लगता है कि इमरान बाहर आएगा। लेकिन इसके बावजूद इमरान, एक तबका है पाकिस्तान पंजाब का कि केपी का तो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का तो है ही, लेकिन पंजाब का भी एक तबका है जो कि अभी जिसकी सहानुभूति अब और सपोर्ट इमरान खान की तरफ है। तो एक ये मुश्किल उनके सामने है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की नीतियों पर उनका पूरा इस वक्त अधिकार है, और वो एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर, व्यक्तिगत बेसिस पे कम, इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे ज्यादा है। दूसरा, खान साहब ने कहा पाकिस्तान इज इन दिस हैप्पी प्लेस कि अमेरिका भी साथ है और चीन भी साथ है। ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान के इतिहास में या बर्रे सगीर के इतिहास में। हमारी तारीख में भारत ने पाकिस्तान को इस हैप्पी प्लेस में, जहां पर अमेरिका का भी सपोर्ट है और चीन का सपोर्ट तो पूर्ण है, वो तो आयरन ब्रदर्स अपने आप को कहते हैं, क्या फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स एंड डीपर देन द ओशंस एंड स्वीटर देन हनी। ये तो एक मान के चलनी चाहिए कि ये तो है ही, लेकिन अमेरिका का भी सपोर्ट उनको रहा है। 1971 में क्या नहीं था? क्या हमने नहीं झेला? उसके बाद भी अगर आप 1980 का दशक देखें तब भी था, जब रूस या सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था। तो ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त अपना परमाणु हथियार प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था और अमेरिका दूसरी तरफ देख रहा था। अमेरिका की निगाहें अलग थी, वो जानते थे कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। तो इस हैप्पी प्लेस में भारत ने तो पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में ज्यादातर पाया। ये तो आखिरी 6-7 साल की बात है, जबकि पाकिस्तान से अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने दहशतगर्दी के चलते, जो पाकिस्तान अभी भी, जो पाकिस्तान बिल्कुल उसमें समझिए इन्वॉल्व है, उसके चलते अपना रुख थोड़ा बदल लिया। अब वो जो रुख बदला था वो फिर वापस आ गया। यानी एक किस्म से मैं अगर कहूं तो माशूका से थोड़ा सा जरा तो थोड़ी सी गर्म जोशी कम हुई थी, अब वही गर्म जोशी फिर वापस आ रही है। और माशूका जो है वो फिर अपने अंदाज से अमेरिका को अपने बस में करने की पूरी कोशिश कर रही है और बहुत हद तक सफल हो रही है। तो हमारी डिप्लोमेसी ने तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार पहले फेस करी है। हाँ, ये जरूर है कि एक हमारा एक जो सामरिक वर्ग है
वो ये मानने लगा था कि ये पोजीशन जो है कि अमेरिका ने और पश्चिम ने अपना मुंह मोड़ लिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। मैं जो हमेशा अपनी राइटिंग्स में और जो अपने अपीयरेंसेस में कहता रहता था कि ये इस बात पे आगे बढ़ना या इस असूल को मानना कि पाकिस्तान तितर बितर हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है, ये गलत है। तो अब फिर वही जो सिचुएशन पहले थी वो आ रही है। अच्छा, इसके लिए अब जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने पहले अपनाई थी और जो हमारी बुनियाद है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, उसी के रास्ते चलना पड़े और हमें अपने रास्ते खोजने पड़े। मुश्किल जरूर पड़ेगी क्योंकि 6-7 साल में आदतें कुछ हमारे सामरिक वर्ग की, सरकार की बदली हैं, विदेश मंत्रालय की बदली हैं, कुछ अजम्पशंस पे हम चलने लगे थे जो अजम्पशंस को अब रिवाइज करना पड़ेगा टू गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशंस। लेकिन वो पेनफुल होता है लेकिन हो जाता है। ठीक है। और मुझे यकीन है कि ट्रम्प साहब ने जो लगाया है टैरिफ, ये एक हो सकता है कि उसमें उनका कोई व्यक्तिगत डिसअपॉइंटमेंट है कि वो नोबेल प्राइज की बात हुई, चाहते हैं वो, और भारत को रोड़ा समझते हैं कि भारत ने स्वीकार नहीं किया कि जो, और हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये सच भी नहीं है कि खाली ट्रम्प ही ने एक जादू की छड़ी घुमाई और पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो गई। तो ये सब चलते हुए अब आगे देखना है हमें। फिर अब जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज थी उन पर हमें वापस आना पड़ेगा। इट विल बी अ लिटिल पेनफुल, लेकिन हम कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है काजू साहब, मैं समाधान पे एक हिस्से में, आगे के हिस्से में बात करूंगा कि भारत को अब किस तरह से अब इस पर रिएक्ट करना चाहिए और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन पहले एक बार समस्या को अच्छे से समझ लिया जाए। प्रोफेसर खान, पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन है अदनान असद, उन्होंने एक इवेंट रखा था जब आसिम मुनीर अमेरिका में थे, और बड़ा चर्चित इवेंट रहा क्योंकि उसके जो डिटेल्स हैं, वहाँ पर कैमरा और फोन्स अलाउड नहीं थे, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करके द प्रिंट के पत्रकार प्रवीण स्वामी ने सबसे विस्तृत, कई लोगों ने लिखे बट उन्होंने सबसे विस्तृत डिटेल्स उसके लिखे। तो मैं छोटे छोटे 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहला ये कि ये जो अदनान असद साहब हैं, इनके बारे में अगर आप जितना भी मालूमात हो आपको तो बताइएगा कि क्या बैकग्राउंड है इनका। और दूसरा ये कि जो उनके बयानात वहाँ से आए, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि भाई अगर इफ़ वी विल गो डाउन देन हम आधी दुनिया को ले जाके डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। और फिर ये कहा कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज़ है और हम एक डंप ट्रक ही भले ही सही है पर हमारी टक्कर होगी तो आप ये समझिएगा कि नुकसान किसको ज़्यादा होगा। ये भी इन्होंने कहा कि एक तरह से अपनी लीडरशिप को उन्होंने जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ के फॉर्मर पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं बाबर खान गौरी, उनका जिक्र करते हुए कहा कि बाबर कहते थे कि जंग को जनरलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन राजनीति भी इतनी गंभीर है कि उसे सिर्फ पॉलिटिशियंस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये धमकी दी उन्होंने कि हम अगर भारत से जंग हुई तो हम भारत के ईस्ट से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने बहुत संसाधन, मूल्यवान संसाधन, रिसोर्सेज अपने जमा किए हुए हैं, और फिर हम वेस्ट की ओर बढ़ेंगे। और फिर ये बात भी कही पाकिस्तानी डायस्पोरा से कि फिल्मी अंदाज में कि खुल कर के पाकिस्तानी स्टेट का साथ दें, क्योंकि माँ काली होती है तब भी माँ ही होती है। मुझे थोड़ा सा दो सवाल हैं इसमें कि एक तो अदनान असद के बारे में आप जो भी मालूम कर पाए हो, आप अमेरिका में रहते हैं, उनके बारे में बताइएगा। दूसरा ये कि आसिम मुनीर अक्सर कुरान की आयतों को कोट करते हैं, हाफिज़े कुरान हैं वो। उन्होंने रिलायंस की रिफाइनरी पर हमले का जब धमकी दी और पोस्ट किया तो उसके साथ भी कुरान की एक आयत पोस्ट की। आपको याद होगा इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब उनका एक चर्चित बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसी बुनियाद पर हमारा मुल्क अलग हुआ, तब भी उन्होंने कुरान का रेफरेंस एक दिया था। इस साइकी को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अयूब खान के बाद वो दूसरे फील्ड मार्शल हैं, लेकिन
वो तख्ता पलट करके इस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। क्या ये कहें कि क्या उनकी तुलना आने वाले वर्षों में, क्या भारत में जब ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जियाउल हक जैसा बनना है, तो क्या ये तुलना सही होगी आने वाले कुछ वर्षों में, या ये आशंका, ये जो फियर है, ये सही साबित हो सकता है आपकी नज़र में? आपके 2 सवाल नहीं, 2 डजन सवाल हैं। तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि आसान करें। जी। पहले तो मैं एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बहुत सीरियसली अपोज करता हूँ आपके अल्फाज के वो कुरान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ नॉट यूजिंग कुरान, ही इज़ अब्यूजिंग द कुरान। जिस तरह से आसिम मुनीर ने कुरान के आयतों का इस्तेमाल किया है वो एक तरह से कुरान की तौहीन है। ही इज़ रिड्यूसिंग प्रिंसिपल्स टू जियोपॉलिटिक्स। तो मैंने उनकी वो जो पहली तकरीर हुई थी उसके खिलाफ अपने शो पर बाकायदा फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट बाय पॉइंट उसको नेगेट किया था। जो दूसरी बात ये है कि देखिए जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है देवर इन ए बिट ऑफ ए कॉन्ड्री, क्योंकि वो पिछले 2 साल से वो मुसलसिल इस गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को और आसिम मुनीर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दे आर लॉबिंग द यूएस गवर्नमेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ट्रंप में भी बहुत सीरियसली वो लॉबी कर रहे हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एकदम वो डिलेमा में आ गए कि हम ऐसे वक्त जब पाकिस्तान जंग में इन्वॉल्व हैं, हम पाकिस्तान की निंदा कैसा कर सकते हैं। सो देयर वाज अ पॉज ऑन क्रिटिसिज्म। और आसिम मुनीर ना तो डोमेस्टिक सपोर्ट है उनके पास, अगर शायद अभी भी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो शायद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हार जाएं इमरान खान से, और डायस्पोरा में तो शायद उनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। तो ही सॉ दिस चांस, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान डिड वेरी वेल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो उस परसेप्शन को लेकर ही इज होपिंग टू रिसरेक्ट, यानी दोबारा फौज का जो लॉस ऑफ रिस्पेक्ट हुआ है पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान की फौज इज द ओनली स्टेबल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में, और जिसके वजह से काफी रिस्पेक्ट भी थी पाकिस्तान की फौज की। लेकिन इमरान खान उसका मतलब तितर बितर कर दिया था उन्होंने रेपुटेशन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। तो आई थिंक आसिम मुनीर को ये मौका मिला कि वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को थोड़ा बहुत अपनी तरफ जीत लें, और इस तरह के उन्होंने बयानात किए हैं। तो उनके जो बयानात थे उसमें एक बयान ये भी था कि वो 10 मिसाइल मार के वो डैम्स तोड़ देंगे जो पाकिस्तान में पानी आने से रोका जाएगा। इट्स काइंड ऑफ, देखिए सारा का सारा बयान बहुत ही चाइल्डिश बयान था और गैर जिम्मेदाराना बयान फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस तकरीर का मैं एक लाइन में आपको समरी देता हूं कि इट शोज कि ही इज नॉट रेडी फॉर प्राइम टाइम। मतलब उनके पास ऐसा इंटरनेशनल फोरम में, मतलब वो तकरीर देखे बाद तो मैं उनको यूएन भेजूंगा ही नहीं जनरल असेंबली में तकरीर देने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज वो गली के गुंडों की तरह बातें कर रहे थे बाज बयानात उनके। सो दैट वाज वेरी शेमफुल। और जो उन्होंने कहा कि मैं सारी आधी दुनिया को लेके डूबूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्नॉलेज्ड किया पाकिस्तान विल लूज ए कन्वेंशनल वॉर, और उस सूरत हाल में ही विल एस्केलेट टू न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन आप सोचिए कि आधी दुनिया में सिर्फ भारतवर्ष इज ऑब्जेक्टिंग, बाकी आधी दुनिया हैज नॉट टेकन हिम सीरियसली। कोई दूसरे मुल्क ने उनको सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो रेंज है, उनकी रेंज है बांग्लादेश से लेकर सऊदी अरब तक। तो ना तो बांग्लादेश परेशान है, ना सऊदी अरब परेशान है, ना ईरान, ना रशिया, ना चाइना, जहां पाकिस्तान की मिसाइल्स। आई थिंक एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया इज सो ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान कि वो अगर करवट भी लेते हैं, छींक भी लेते हैं, तो इट मेक्स ए हेडलाइन इन इंडिया। वो आदत इंडिया को छोड़ना चाहिए। अगर इफ यू वांट टू डिहाइफनेट विद पाकिस्तान देन यू शुड स्टार्ट ऑब्सेसिंग अबाउट एवरी लिटिल थिंग दैट पाकिस्तान डज। लेकिन ये बात सही है कि ही मेड वेरी मतलब ब्रवाडो दिखाना चाह रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब हम वी आर स्ट्रांग, एंड सो ही वांटेड टू विन द पाकिस्तानी डायस्पोरा बैक। तो मुझे लगता है कि दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई ही हैज डन दैट। और एक चीज और मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ दैट स्पीच विथ स्लाइटली मोर केयरफुल रिफॉर्मुलेशन बिलावल भुट्टो ने भी दी उसके 2-3 दिन के बाद, वही बयानात उन्होंने दिए, बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट न्यूक्लियर एस्केलेशन। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट
एक चीज जाहिर हो रही कि पाकिस्तान में एंजाइटी बढ़ रही है कि जो पानी आता है पाकिस्तान में वो डाइवर्ट हो सकता है, बिकॉज खबरें आई हैं कि इंडिया हैज आल्सो आस्क्ड फॉर टेंडर्स टू बिल्ड न्यू डैम्स, और एक कैनाल भी बना रहे हैं जिससे शायद वन ऑफ द नेचर चेनाब शायद नदी का पानी वो डाइवर्ट करने के लिए दे आर ट्राइंग टू बिल्ड 130 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल इन कश्मीर। तो मुझे लगता है कि वो जेन्युइन एंजाइटी है पाकिस्तान की एलिट में कि दे आर वरीड कि क्या हमारा पानी रुक जाएगा। बट अदर देन दैट आई थिंक वी शुड जस्ट इग्नोर दिस ब्रावाडो के स्टेटमेंट है और उनका प्रोफाइल ना बढ़ाएं। ही इज ट्राइंग इवेंचुअली टू प्रोलॉन्ग हिज स्टे इन पावर, और मुझे लगता है कि एक आध 2 साल के अंदर जब उनका फील्ड मार्शल जब रिटायरमेंट की वक्त, देखिए बाय मेकिंग हिमसेल्फ फील्ड मार्शल उन्होंने 3 साल बढ़ा लिया। अगर आपको याद है व्हेन ही बिकेम चीफ ऑफ स्टाफ देयर वाज ऑल दिस कंफ्यूजन कि एक्चुअली ही शुड हैव रिटायर्ड, कि 6 महीने एक्स्ट्रा रुक गए थे वो। सो देयर वाज अ कंफ्यूजन अबाउट व्हेन ही शुड हैव रिटायर्ड। तो अब उन्होंने अपने आप को प्रोलॉन्ग कर दिया है, एंड अनदर वे ऑफ प्रोलॉन्गिंग दैट विल बी टू बिकम प्रेसिडेंट। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 2 साल के बाद यू माइट सी ए कू बाय आसिम मुनीर ओवर शहबाज शरीफ, बट I think that he should not be given that much. इंडिया के लिए जो परेशानी का जो सबब है, the number one is this idea जो वॉशिंगटन में आजकल चल रहा है कि perhaps America has reached a conclusion कि India is not that strategically important जितना पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन समझता था। I think this is the biggest worry जो होनी चाहिए। देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उससे पहले भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस थे उनके लिए जियो पॉलिटिक्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जियो इकोनॉमिक्स को जियो पॉलिटिक्स के नीचे रखते थे। तो अगर बाइडेन को कोई एडवाइस भी करता है कि भाई देखिए आप, हम जो इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, वी चार्ज इंडिया रफली 3% ऑन एन एवरेज टैरिफ, और वो हम पे 17% एवरेज टैरिफ कर सकते हैं, दे डोंट गिव अस एक्सेस टू मार्केट्स, ये वो। तो बाइडेन मोस्ट प्रोबेबली से दैट्स ऑल राइट, आई डोंट केयर, मुझे इंडिया चाहिए टू बैलेंस चाइना। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू जिसके वजह से इंडिया अमेरिका के रिलेशंस बहुत बढ़ गए। लेकिन जब यही बात ट्रम्प से कही जाती है कि भाई इंडिया इज ब्लॉकिंग अस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग द बिगेस्ट मार्केट अगर उसके दरवाजे बंद हो? तो इंडिया की जो लेवरेज है एज, देखिए इंडिया का जो टॉप 10% है वो 150 मिलियन है। इट इज लाइक 2 जर्मनीज विथ अ हायर पर कैपिटा देन जर्मनी। जो इंडिया का टॉप 10% है वो जर्मनी से ज्यादा अमीर है। लेकिन दैट टेम्पटेशन जिसके वजह से बर्तानिया ने भी FTA साइन किया इंडिया के साथ, वो टेम्पटेशन इज नॉट अवेलेबल अगर दरवाजा बंद है। तो डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन इज ओह दे आर ब्लॉकिंग अस फ्रॉम सेलिंग आवर गुड्स इन इंडिया, व्हाई? बिकॉज ऑफ चाइना। ही सेड आई डोंट केयर अबाउट चाइना, आई विल डील विद चाइना डायरेक्टली। तो ये एटीट्यूड जो ट्रंप का है कि मैं चाइना को अपने आप से डायरेक्टली डील कर लूंगा, मुझे इंडिया की जरूरत नहीं है चाइना से डील करने की, दैट इज ए सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म। देखिए पिछले कई सालों से इंडिया हैज बीन मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट। ये रशिया से जो डिवर्सिफिकेशन जो हथियार का हुआ है उसके बेनिफिशियरीज अमेरिकन इकोसिस्टम में आ गए हैं। फ्रांस, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों मुल्कों से इंडिया ने हथियार लेना बढ़ा दिया है। सो इंडिया हैज बीन मूविंग स्ट्रेटेजिकली टुवर्ड्स द वेस्ट अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में, और एक वो जो मोमेंटम है उसको ब्रेक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड दैट इज द बिग वरी, नॉट आसिम मुनीर, ना ये बयानात जो ब्रावाडो की वो बातें कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ए रिएक्शन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नई डॉक्ट्रिन है कि वी विल नॉट सकम टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेस्ट दैट कि मैं रैचेट अप करूंगा। और एक खतरनाक बात यह है, आई डोंट नो कि भाई ये कितना डीप सोचते हैं। Let us assume कि there is some deep thought behind that Tampa speech, क्योंकि उसको बाद में फिर बिलावल भुट्टो ने भी रिपीट किया कि they are threatening war with India। तो देखिए अगर पाकिस्तान continues to threaten to go to a new war with India, it is an invitation for external mediation। अगर ये रैचेट अप हो जाता है डिस्कोर्स कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान इंडिया पर, वो हमारा पानी रोक रहे हैं वगैरह, तो इट इज एन इन्विटेशन फॉर ट्रम्प टू से नहीं मैं मीडिएट करता हूं, ये जंग नहीं होने दूंगा मैं। सो इज अमेरिका ट्राइंग, इज पाकिस्तान trying to provoke America to come back again into the mediation business?
अब वो जरा दूर की सोच है. आई एम नॉट वेरी श्योर कि दैट थॉट वाज बिहाइंड मुनीर स्पीच, या वो बगैर सोचे खाली मतलब टू एक्ट ब्रेव इन फ्रंट ऑफ द डायस्पोरा वो बातें कही. जैसे पाकिस्तान के संबंध में आप मतलब ये बात कह रहे थे कि भारत ने सीरियसली लिया, लेकिन बाकी के मुल्कों ने, उन्होंने आधी दुनिया का जिक्र किया पर नहीं लिया. लेकिन क्या सीरियसली न लेना भी एक प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए 6वें नंबर का न्यूक्लियर पावर है, वो 170 बॉम्ब्स हैं उसके पास, और इकलौता ऐसा न्यूक्लियर पावर है जो जहां पर हम नहीं जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर्स है, जो राजनीतिक शक्ति है, वो न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर रही है या मिलिट्री लीडरशिप कर रही है. मोस्ट लाइकली मिलिट्री लीडरशिप कर रही है. और पूरी दुनिया में एक ही ऐसा मुल्क है जहां सेना के सीधे हाथ में संभवतः मिलिट्री लीडरशिप है, जिनके सीधे रिश्ते माने जाते हैं फ्रिंज एलिमेंट से, और उन्होंने काम किया है खुल करके बहुत सारे. उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने अपने हाथ गंदे किए हैं अतीत में. उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो भारत के लिए कंसर्निंग है कि क्या अमेरिका अब स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत को थोड़ा कम महत्वपूर्ण मानने लगा है, चाइना को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए जो पहले वो सोचता था. लेकिन उससे पहले कमलेश जी, एक सवाल आपसे मैं खासतौर से पूछना चाहता था. आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में एक एनालॉजी दी कि साहब मर्सिडीज़, फरारी के जैसे मर्सिडीज़ अगर एक डंप ट्रक, यानी हमसे खुद पाकिस्तान को डंप ट्रक उन्होंने कहा टकराएगी, तो आप बताइए कि नुकसान ज़्यादा किसका होगा. ये एक तरह की खुदकुश या आत्मघाती किस्म की सोच है. आई डोंट नो, मतलब आप पर मैं, चूँकि आपने इस पर एक आर्टिकल लिखा था और उनके इस्टेब्लिशमेंट की लीडर की ओर से इस वाक्य का आना, इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या एक तो ये एक्सेप्टेंस है जो इन्होंने, जो प्रोफेसर खान भी कह रहे थे कि एक तो पहली बात वो ये मानते हैं कि हम डूबेंगे, यानी हम एक रियल स्केल वॉर जब भी होगी हम उसमें हारेंगे, हम ये एक्सेप्ट करते हैं. पर इसके साथ इस बात का भी एक्सेप्टेंस है कि हम डंप ट्रक हैं. हाँ, वो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर इन अ कंपटीशन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, एजुकेशन, साइंस, जो भी बोल रहे हैं आप. ये वो मानकर चल रहा है. टू कंपेयर, टू गिव दिस एनालॉजी ऑफ डंप ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल, और भारत को ये कहना कि वो एक शाइनी मर्सिडीज है, बजरी से भरा हुआ कचरे का ट्रक, ऐसा. हाँ. तो ये एक तरह से बहुत सुनने में मर्सनरी जैसा लगता है कि इट इज लाइक हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे. एक पता नहीं पाकिस्तान की जनता इसको कैसे देखती है, और ये तो बात तो वहां भी पहुंची जब ये प्रिंट में छपी, उसके बाद बाकी जगहों पर, कि अपने ही मुल्क को वहीं के सिपह सालार जो उस देश को लीड कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि हम डंप ट्रक से बढ़कर फोक्सवैगन ही हो जाएंगे या टोयोटा हो जाएंगे. ये मान के चलते हैं कि हम डंप ट्रक ही रहेंगे पर आपका नुकसान कर जाएंगे, है ना. तो ये अच्छी बात नहीं है कि somebody your neighbor has given up hope. आपका पड़ोसी आपसे मुकाबला करने में अब उसमें कोई एनर्जी नहीं लगाना चाहता. उसका सिर्फ पॉइंट ये है कि सुनो, जब हमसे लड़ोगे तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, और तुम्हारा नुकसान इसलिए होगा कि तुम एक अच्छे घर में रहते हो, तुम्हारी अच्छी गाड़ी है, तुम्हारा कुछ स्टेक है लाइफ में, सोसाइटी में, मेरा कुछ भी नहीं है. इसको उतना सीरियसली वैसे लेना नहीं चाहिए. जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो कभी कभी एनालॉजी गलत भी दे देते हैं, और उन्होंने खुद ही बोला कि मैं क्रूड एनालॉजी यूज कर रहा हूं. सवाल यहाँ पर ये है कि ये सुइसाइड बॉम्बर वाला बिहेवियर आज से नहीं है. वो बहुत फेमस है ना, दैट वो धमकी देता है, पिस्तौल जो है अपनी कनपट्टी पे लगा के धमकी देता है. तो उससे हम बहुत आगे बढ़े नहीं हैं. इस बीच में कई शासक आए, मिलिट्री भी, सिविल भी. पाकिस्तान का उससे आगे बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, ये चिंता की बात है, क्योंकि वो नेबर हमारा, वो अमेरिका का नेबर नहीं है. काजू साहब, जो बात आप कह रहे थे कि हमें कुछ ट्रेडिशनल, अपने कुछ तरीके, कन्वेंशनल तरीके संभवतः अपनाने होंगे, भारत को क्या क्या करना होगा, इस पर बड़ी बात हो रही है कि जब अमेरिका और पाकिस्तान में फिर से ऐसा लगता है कि दोस्ती हो गई है और चीन की पाकिस्तान से पहले से अच्छे संबंध हैं, तो क्या भारत को
नॉन अलाइंड मूवमेंट से इतर सोचना चाहिए? ख़ास तौर से बात ब्रिक्स की हो रही है कि ब्राज़ील की भी अमेरिका से पटरी नहीं मेल खा रही है, रशिया के भारत से अच्छे संबंध हैं और हम बहुत सारे हथियार रशिया से लेते रहे हैं, रशिया से तेल खरीदने की वजह से ही हमें पनिश किया जा रहा है। अब ज़रूरत है कि हम चाइना से अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर करें। वांग यी भारत आ रहे हैं, एस जयशंकर मॉस्को जा रहे हैं, पुतिन के भारत दौरे की भूमिका बनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है एससीओ समिट के बहाने अमेरिकी भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात भी हो सकती है। तो क्या वे फॉरवर्ड भारत का होना चाहिए ऐसे? क्या नॉन अलाइंड मूवमेंट से इतर कुछ ढूंढना भारत के लिए बेहतर होगा? देखिए, नॉन अलाइंड शब्द का तो अब प्रयोग नहीं होता है, अब तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, ये सब होता है। अब भारत के सामने मुश्किल यह है कि पहले तो जो आदतें पिछले 6-7 साल में पड़ गई या 8 साल से पड़ गई थी मोदी जी के दौरान कि हम अमेरिका से बहुत पास आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एक कॉन्ग्रुइटी हो रही है, स्ट्रेटेजिक यानी दोनों देशों के स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं, पूर्ण विश्व में मिल रही हैं। उन आदतों को अब छोड़ना पड़ेगा और आदत को आप जानते हैं खुद की आदत को छोड़ने बहुत मुश्किल होता है और बहुत एक दर्द होता है उसको छोड़ने में। एक लत अगर पड़ गया है तो उससे हटने में बहुत कठिनाई होती है, तो उस कठिनाई का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा, इन 8 सालों में क्योंकि एक रूस में, अमेरिका में, यूरोप में और जगह ये एक मानसिकता बन गई थी कि भारत अमेरिका के बहुत नजदीक आ गया, तो उस मानसिकता को भी तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अभी कोर्स परिवर्तन जब करेंगे, अपनी दिशा बदलेंगे विदेश नीति की, सामरिक नीतियों की, तो उसमें हमारे सामने कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हमने ये खेल ठीक से खेला तो फिर जो हमारी परंपरागत नीति थी उस पर हम वापस जा सकते हैं। हाँ, चीन के साथ हमारे संबंध सुधरने में सीमाएं हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सीमा, दूसरी सीमा है कि चीन जानता है कि इस वक्त चीन और भारत का फासला तो बहुत बड़ा है। चीन हमसे इकोनॉमिकली अगर आप देखें, मिलिटरीली भी देखें तो कोई 6 गुना ज्यादा है, 5 से 6 गुना ज्यादा है, तो बहुत बड़ा फासला है। लेकिन चीन ये भी जानता है कि अगर वाहिद देश है एशिया जो कि उसका बहुत हद तक मुकाबला कर सकता है तो वो भारत। आगे आने वाले दशकों में भारत मुकाबला उसका कर सकता है और हर रूप से कर सकता है। तो वहां पर भी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो अभी जो एक स्थिति है उस स्थिति में सुधार हो सकता है संबंध। अब चली रूस की बात। रूस और भारत में वास्तविकता तो ये है कि एक कुछ ठंडाई आ गई थी रिश्तों में, लेकिन रूस भी चाहता है कि उसमें फिर से रिश्ते गर्म हो और फिर से सुधरे, और भारत भी चाहता है। तो मैं समझता हूं वो रास्ता भी अब खुलेगा। लेकिन अमेरिका के साथ ट्रंप इस वक्त जो खेल खेल रहे हैं वो क्या चाहते हैं? एक खान साहब ने एक बहुत बढ़िया एनालॉजी, वो ये कहा उन्होंने कि ट्रंप चाहता है कि भारत अपने जो व्यापार है वो खोले उसके। यूरोप ने किस तरह इसको अप्रोच किया? यूरोप का इंटरेस्ट था भारत की जो 150 मिलियन यानी 15 करोड़ आबादी है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, उसकी तरफ उन्होंने दृष्टि डाली। उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ दृष्टि नहीं डाली, हमें जहां वाकई मुश्किलें। हम ये जरूर कहते हैं कि हम दुनिया की इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दशक के अंत तक हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। बेशक
हम ये हो सकते हैं और वो शायद संभवतः हो भी जाएंगे, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप हमारी पर कैपिटा इनकम देखें तो वो और देशों की तुलना से बहुत निम्न है। और एक स्टेटिस्टिक जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 50% लोग हमारे कृषि में हैं और कृषि का जो योगदान है हमारी जीडीपी में वो खाली 15% है, या उसके आसपास 15% के आसपास। तो इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत में गरीबी इस वक्त बेहद है और उन गरीब लोगों की रोजी रोटी कोई भी सरकार उस पर आंच नहीं आने दे सकती। तो वो जो सेगमेंट है इकोनॉमी का, जो ट्रम्प चाहते हैं कि भारत खोले, वो हम नहीं खोल सकते। जहां तक पाकिस्तान और भारत का सवाल है, आपने एनालॉजी पे प्रश्न पूछा था मेरे सहयोगी से पैनल पर, कमलेश जी से, कि मर्सिडीज और डंप ट्रक जो कि आसिम मुनीर साहब बोले हैं, उसमें मैं एक चीज आपसे कहूं, ये अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अब 8 से 10 गुना ज्यादा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अब भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से भारत के पास नहीं आ सकता। तो ये अब हाँ, आसिम मुनीर साहब ने बड़ी क्रूड एनालॉजी दी, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास है उनको मालूम है, और पाकिस्तान की फौज को ये मालूम है, ये रियलिटी मालूम है। और आखिरी चीज अब मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त पाकिस्तान हाँ जरूर एक अपने आप को कहता है हैप्पी प्लेस में है, लेकिन ट्रंप के तेवर किस दिन बदल जाएं वो भी अभी नहीं पता, क्योंकि तेवर तो तेवर होते हैं। मोदी जी तो झेल रहे हैं, आसिम मुनीर कब झेलेंगे अब ये देखने की बात है। आसिम मुनीर की स्पीच जो है वो एक अजीब लहजे में दी गई हो, लेकिन उसकी मैसेज साफ थी और उनको लाइटली मत लीजिए। मैं खान साहब से भी अर्ज करूंगा, कोई बंदा फील्ड मार्शल की कुर्सी पे नहीं जा सकता अगर उसमें कुव्वत नहीं हो, उसमें हिकमत नहीं हो और वो ज़हीन नहीं हो। ये मान के मैं चलता हूं कि उनको कोई ये उत्तराधिकार में नहीं मिली है पोजीशन, तो उनकी जो मैसेज थी, वो जो फ्लोरिडा में वो बोले थे, वो जो मैसेज थी, उसका अंदाज़े बयां से आप शायद आपको ठीक नहीं लगा हो, लेकिन हर नुक्ते पे मैंने नजर डाली है और हर नुक्ता पाकिस्तान की ट्रेडिशनल पोजीशंस को व्यक्त करता है। थैंक यू। ठीक है प्रोफेसर खान, संक्षेप में इंडिया का वे फॉरवर्ड पर उसमें ये बात जोड़ते हुए जो काजू साहब कह रहे थे कि कोई समझा दे ट्रंप को, अब ये बात हो रही है कि भाई रिपब्लिकन लॉबी में भी अमेरिका में भी जो रिपब्लिकन्स हैं उनमें भी तो प्रो इंडियंस लोग हैं। हम थोड़े समय पहले तक बात करते थे कि जेडी वांस की पत्नी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं। तो इस समय अमेरिका में जो भारतीय समर्थक लॉबी है वो कैसा महसूस कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज से, और उसके साथ ही वे फॉरवर्ड भारत के लिए? मल्टीपोलैरिटी इज ए कोड वर्ड टू से कि वी वांट अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिकाज डोमिनेशन, और ये अमेरिकन्स अच्छी तरह से समझते हैं। आई थिंक व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज टू फोकस ऑन 3 or 4 थिंग्स। एक, पिछले 10 साल में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता की इतनी बातें करने के बावजूद हैज नॉट एक्सीडेड 17%। जो आज से 10-15 साल पहले जो जीडीपी का शेयर था 17%, उससे कम हो गया है एक्चुअली इंडिया का शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इफ इंडिया वांट्स टू
बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब, आप इस बात को भी रिकॉग्नाइज करें कि इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। जो इंडिया दो चीजें जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, फार्मेसी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाइना से आते हैं। जब मैं चाइनीज स्कॉलर्स से बात करता हूं तो वो इमीडिएटली मुझे कहते हैं वी आर नॉट वरीड about India as a military challenge, but we are worried about India as an economic challenge in the long run. And I think वहाँ पे इंडिया को फोकस करना चाहिए to increase the share of GDP in manufacturing। और विवेक साहब इज वेरी राइट कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम ये है कि 50% of the workforce contributes only 15% of the GDP। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। So there has to be reforms। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि जो मुश्किल डिसीजंस लेना है टू रिफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी वो ले लें एंड ब्लेम इट ऑन ट्रंप। इससे पहले भी इन्होंने जो फार्म बिल्स वगैरह पास करने की कोशिश की तो वहां पे उनको कोई स्केपगोट नहीं मिला था, लेकिन इस बार स्केपगोट मिल गया है। डू द रिफॉर्म्स, ब्लेम इट ऑन ट्रंप एंड फोकस ऑन जो विकसित भारत का गोल है, विच इंडिया नीड्स टू ग्रो एट 8 to 8.5% पर ईयर आइंदा 20-25 साल के लिए टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट शुड बी फोकस्ड ऑन। और जो डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पहली किताब में लिखी थी ना, देखिए, हिज फर्स्ट बुक वाज ब्रिलियंट, हिज सेकंड बुक वाज ए डिजास्टर। तो जो पहली बुक थी उनकी, उसमें ही मेड इट वेरी क्लियर कि हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मकसद ही ये है कि हम हर मुल्क से फायदा उठाएं ताकि भारत इकोनॉमिकली डेवलप हो। जैसा विवेक साहब ने कहा कि द रियल इंडिकेटर्स आर जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिस पे आप 130 हैं, बांग्लादेश के लेवल पे हैं। पाकिस्तान के लिए तो बांग्लादेश भी एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह लगना चाहिए अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें या जीडीपी पर कैपिटा देखें। इट इज नियरली द सेम as India's Bangladesh का। So I think those are the priorities that India should do। और in the short term, I think they should not react। ये जो pivot to Russia, pivot to China हो रहा है, they should not do that because it is quite possible कि डोनाल्ड ट्रंप अगले नवंबर के बाद फुस हो जाएंगे। क्योंकि अगर जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है अमेरिका की, अगर रिपब्लिकन पार्टी लूजेस आइदर द हाउस और द सेनेट और बोथ, देन डोनाल्ड ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सो इंडिया शुड स्टे काम, नॉट मेक बिग शिफ्ट्स इन इट्स पॉलिसीज जिसको डैमेजिंग हो सकते हैं, एंड कम बैक एंड होप कि जो भी सक्सीड करता है डोनाल्ड ट्रंप को, दे विल ट्राई टू रिस्टोर द प्रीवियस थिंग। बिकॉज इन द लॉन्ग रन मैं आपको साफ बता देता हूं कि India will have to live in a world either dominated by the US or by China। This is the reality of the world। एक मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूं जो इंडिया में 2 साल पहले काफी मशहूर हुआ था। गोल्डमैन सैक्स का प्रिडिक्शन के 2075 में 2075 में इंडिया एट द करंट रेट विल ओवरटेक द US टू बिकम द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स। यानी इंडिया 51 ट्रिलियन हो जाएगी और अमेरिका 50 ट्रिलियन रहेगी। चाइना विल बी नंबर 1 एट 55 ट्रिलियन। तो आप देखें, आज से 50 साल के बाद भी these two countries are expected to be really dominant, China and the US। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, टू बी इन द हैप्पी प्लेस जो पाकिस्तान है, टू ट्राई टू बी good with both China as well as America, क्योंकि China is the supplier of the sources जिसके बेसिस पे इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू अमेरिका। जैसा कि आईफोन ले लें आप, आईफोन सिर्फ 20% इंडिया में बनता है। आईफोन के जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं अभी भी। अगर आप जाके वो जो इंडिया ने जो PLE कुछ प्रोजेक्ट इंडिया का है PLI जो जी, हाँ PLI, अगर आप PLI का पैसा किसको जा रहा है आप जाके देखें। जो फॉरेन फर्म्स जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो या तो फॉक्सकॉन है या दूसरे चाइनीज फर्म्स हैं हु आर इन्वेस्टिंग। तो आई थिंक वी शुड कीप दैट इन माइंड कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो कल्चरल कम और इकोनॉमिक ज्यादा हो जाए। आपको याद है शहबाज शरीफ ने क्या नाम था, जो बाजवा साहब जो थे जनरल, कमर बाजवा, उन्होंने पाकिस्तान को
एडवाइस दी कि वो जियो पॉलिटिक्स कम करें, जियो इकोनॉमिक्स ज़्यादा करें, आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वांट टू एडवाइज इंडिया, दैट फोकस ऑन डेवलपमेंट। देखिए 15 साल का वक्फा है, अगर 15 साल में इंडिया डज नॉट अचीव डेवलपमेंट ऑफ बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी तो बहुत मुश्किल होगी। शी जिनपिंग ने एक बात कही थी कि यूरोप बिकेम ओल्ड आफ्टर बिकमिंग रिच, चाइना इज बिकमिंग ओल्ड विदाउट बिकमिंग रिच। देखिए एजिंग पॉपुलेशन आ रहा है, इंडिया विल बिकम ओल्ड व्हाइल बीइंग पुअर इफ दे मिस द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। एकदम आपकी पॉपुलेशन 45-40 का उम्र से एवरेज जाके 60-65 हो जाएगा तो डेवलपमेंट जाके स्टेट पे बहुत बर्डन्स पड़ जाएंगे। सो दोज आर द चैलेंजेस दैट इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन। ठीक है, कमलेश जी फाइनल कमेंट्स। मैं डॉक्टर खान ने बहुत बढ़िया सम अप कर दिया है। भारत की प्रायोरिटी अमीर होना है, इन सिंपल टर्म्स। इंडिया हैज टू बिकम रिच एंड एज क्विकली एज पॉसिबल। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई ऐसा लिवरेज नहीं है कि हम जो भी शक्तिशाली देश हैं उसके खिलाफ उसका उपयोग कर सकें। भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली एक क्लियर चॉइस है, पर रिफॉर्म्स अगर नहीं होते हैं, जैसे हमने पिछली बार जो रिफॉर्म्स किया था वो कनपटी पे गन था। वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि आप करो ये सब, तभी हमने किया था। नेचुरली कोई भी देश, खास करके सोशलिस्ट टेंडेंसी वाले, रिफॉर्म्स नहीं करते, वो एडवर्सिटी में ही कर पाते हैं। तो एक तरह से एक एडवर्सिटी जो है, इसने कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स ट्वाइस, दिस इज द सेकंड टाइम एडवर्सिटी हैज नॉक्ड। तो हमको अगर इसका उपयोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, और वही एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चीन अगर सामरिक रूप से मजबूत है उसका कारण यह है वो आर्थिक रूप से मजबूत है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। क्या इत्तेफाक है कि अमेरिका पर जब बात हो रही है और उसी समय हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी अमेरिका में हैं। जब वो लौटेंगे तो उनसे वहाँ के संस्मरण भी पूछे जाएंगे। नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप के साथ रहे आप। नमस्कार।